स्वागत। एक बार तालियां थोड़ी सी हल्की। धन्यवाद अग्रवाल जी। मुझे यहाँ पे आके जब मैंने पहला वाक्य यहाँ पे सुना, अग्रवाल जी बोल रहे थे, वाइस चेयरमैन जो हैं एसपी अग्रवाल जी, उन्होंने कहा, सिकरी साहब, उन्होंने जब मैं घुसा तो ये बोल रहे थे कि प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है वह केवल अपने ट्रेड और इंडस्ट्री की नहीं सोचती, ये सोच रहे हैं भारत का विकास कैसे हो। तो मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। यह सोच है ना, हम बचपन में संघ से जुड़े हुए हैं, सब लोग राष्ट्र भाजपा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे मेयर साहिबा भी हैं, राजरानी मल्होत्रा जी, बजाज साहब, दत्ता जी, मल्होत्रा साहब, दीपक जी, सब लोग आप लोग हैं। हम सब संगठनों से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। एक लाइन हम बोलते थे, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। तो यह भावना मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं चाहूंगा कि इसी भावना को आगे ले जाते हुए मैं एक नारा बोलूंगा, भारत माता की जय। आप सब लोगों को मेरे साथ उसके बाद भी दोनों हाथ उठा के इसको दोहराना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। सिकरी साहब का बहुत आभार कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम किया। आप लोगों ने इतने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को यहाँ पे जोड़ा और यह जो ग्रुप यहाँ पे है, सब लोग बड़े महत्वपूर्ण तरीके से अपने काम में बिजी रहते हैं, वो सब लोग आए, तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सिकरी साहब ने मुझे ये कहा था कि अर्थव्यवस्था पे भी मैं बोलूं, क्योंकि मैं एमएसएमई कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर रहा हूँ, टास्क फोर्स, और विभिन्न पीएसयूज के बोर्ड पे भी रहा हूँ, अभी भी हूँ। और अर्थव्यवस्था में पार्टी की तरफ से जो इनपुट होते हैं आर्थिक विषयों पे, इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी, इन सब के साथ जोड़ के इन चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने का पार्टी फोरम पे काम करते हैं। तो मैं थोड़ी बात उस पर भी करना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक फिलॉसफी है, हम लोग राइट टू सेंटर पार्टी है ना। हम लोग इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि आर्थिक रूप से जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, या सब लोग जो नेशन बिल्डिंग में, दे आर पार्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग एंड वी आर नॉट शाई ऑफ दैट। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल, हम लोग इस बात को भी आज समझते हैं कि अगर एक समय ऐतिहासिक रूप में देखते हैं कि भारत आर्थिक रूप से बहुत प्रगति में था और हर फील्ड में ग्लोबल लीडरशिप के रूप में आगे था, आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, कल्चर और आर्किटेक्चर, इन सब में, तो वह आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, इसलिए हर फील्ड में उसकी ग्लोबल लीडरशिप थी। लेकिन एक 800 वर्ष का एक कार्यकाल आया जब कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए। अभी मैं एक किताब भी पढ़ रहा था, धर्मानोमिक्स, तो उसमें जिस तरह से दक्षिण में चोला इंडस्ट्रीज, चोला राजाओं का, पल्लव राजाओं का, अभी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम कर रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बिहार का जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे वहाँ के राजाओं का, पाटलिपुत्र, मौर्य, जिन लोगों का था, तो इन लोगों की अगर आप ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ को देखें तो ये वैश्विक रूप से प्रभाव इसीलिए था कि ये ट्रेड और इंडस्ट्री में भारत का बहुत बड़ा योगदान ग्लोबली था। लेकिन एक कालखंड आया 800 साल का, जब हम गुलाम हो गए, और 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारी ग्लोबल ट्रेड और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन मात्र 2 या 3% रह गई थी। एक समय था जब 25-26% हम ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत ने यह कॉन्स्टिट्यूशनली बोला कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेके आगे बढ़ेंगे, तो एटकिन उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंग्लैंड में पार्लियामेंट में कहा कि इंडिया हैज स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट विथ डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे इतना डिविजिव फोर्सेस है, इतना आपस में वैमनस्य है, इतने रिलीजन, जाति विघटनकारी फोर्सेस यहाँ पे कि इट विल नॉट, डेमोक्रेसी विल नॉट सक्सीड। लेकिन हमारा
एक राष्ट्र का सांस्कृतिक और एक चिंतन है, समाजशास्त्र है कि हम लोगों ने आज डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी को साथ में लेके चले। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, 1947 के बाद भी बहुत सारे विघटनकारी फोर्सेस ने देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। तो जो मैं अब आज का जो मुख्य विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इसके पीछे जो सोच है वह है कि एक राष्ट्र एक विकास है ना, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब अगर वन नेशन वन टैक्स है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो विघटनकारी फोर्सेस देश में काम कर रहे हैं या देश को कमज़ोर करते हैं, ग्लोबल लेवल पे ऐसी नैरेटिव्स चलते हैं, परसेप्शंस ऐसे चलते हैं, ऐसे जैसे चाहे हम कई लोगों को का सुनते हैं जैसे जॉर्ज सोरोस वगैरह, ग्लोबल लेवल पे ऐसे फोर्सेस हैं जो देश को अलग अलग चीज़ों में बांटना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधे। डिविजिव फोर्सेस के कई कारण थे, चाहे ग्लोबल लेवल पे कई तरीके के, यहाँ इंटरनल पॉलिटिकल लेवल पे भी कई चीज़ें। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करें कि देश एक राष्ट्र के रूप में मजबूत तरीके से खड़ा हो। और इस बात को भी हम अच्छी तरह मानते हैं कि जब हम 2047 में सिकरी साहब ने कहा कि हम लोग विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चले हैं, तो विकसित भारत के संकल्प के लिए ग्लोबल लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो बिना इकोनॉमिक पावर बने भारत ग्लोबल लीडरशिप को अटेन नहीं कर सकता। आप सब भी जानते होंगे, आप लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आज वैश्विक स्तर पे भारत का इतना जो लीडरशिप, भारत को इतना सम्मान मिल रहा है, भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो सम्मान मिल रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों को लगता है ग्लोबल लेवल पे कि आने वाले 1-2 दशक में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भारत में शिफ्ट हो रही है, तो और उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो विकसित भारत के लिए हमें आवश्यक है कि हम आर्थिक रूप से ग्लोबल पावर बने, तभी वर्ल्ड हमें अपनी बात को सुनेगा, लीडरशिप के रोल में देखेगा। उस विकसित भारत इकोनॉमिक पावर के लिए सरकार को ये जो डिविजिव फोर्सेस को ख़त्म करना और ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे नैरेटिव और ऐसे परसेप्शंस को आगे बढ़ाना है जो कि इकोनॉमिक, जो भारत को एकता के सूत्र में पिरोए। यह एक पूरा बैकग्राउंड है इसका। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें कि जो कॉन्सेप्ट, और सिकरी साहब ने बहुत कई बातें बता दी, आप भी इसको अच्छी तरह से, ग्लोबल आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया में आपस में कहीं भी देख सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शंस अपने आप में भारत को एकता के सूत्र में पिरोएगा और आर्थिक रूप से अच्छी स्ट्रेंथ के ऊपर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। अभी पीछे का हमारे 2014 में मोदी जी आए, उसके हमारी सरकार आई, उसके पहले 10 साल एक सरकार थी, उसका फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या था? पॉलिसी पैरालिसिस, डिसीजन ही नहीं होते थे। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने में आनाकानी करती थी, हर बार इनडिसिसिवनेस के कारण वो काम होता था। उसमें एक बहुत बड़ा कारण भी ये होता है कि जब पॉलिटिकल लोग हैं उनके विल पावर नहीं होती, उनके पास टाइम नहीं होता, उनको अलग अलग इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उनके फोकस तरीके से अलग अलग टाइम पे उनको काम करना पड़ता है। फिर उसके साथ यह भी बात होती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, तो वो ब्यूरोक्रेसी भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। तो अनेक तरीके के फायदे हैं वन नेशन वन इलेक्शन में। और पहले भारत में वन नेशन वन इलेक्शन रहा भी है, 4 बार, शुरू में 67 तक 4 इलेक्शंस हुए जो वन नेशन वन इलेक्शंस के रूप में वो एक ही समय इलेक्शन होते थे। उसके बाद पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण ऐसी चीज़ें आई जिसके कारण ये अलग अलग तरीके से हो रहा था। लेकिन आर्थिक रूप से भारत को अच्छी तरह से सशक्त करने के लिए, गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन, पॉलिटिकल लीडरशिप, जब तक फोकस तरीके से इकोनॉमिक इशू, गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं करेगी तब तक वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेशन जब तक गवर्नेंस के ऊपर ध्यान में नहीं देगा कंटिन्यूसली, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यह जो अलग अलग समय पे इलेक्शंस होते हैं, यह भी एक तरीके से देश के लिए आर्थिक रूप से गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के मॉडल के लिए
और पॉलिसी डिसीजंस के लिए बहुत तरीके से नुकसान करता है। तो आज का ये जो पूरे देश में ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके यहाँ पे सिकरी साहब इस विभाग के संयोजक भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पे अपने सुरेंद्र सिंह नागर जी हमारे संयोजक हैं, और आज पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि ये ठीक है कि पॉलिसी मैटर पे पार्लियामेंट में ले आए, बिल पास हो जाए और अब मेजॉरिटी भी हमारी, लेकिन हमने देखा है कि जब तक नैरेटिव किसी चीज़ के लिए नहीं बने, डेमोक्रेटिक लेवल में जब तक जनता की डिमांड नहीं आए, उस चीज़ को पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जाए, तब तक यह पूरी तरह से अचीव नहीं होता। तो इसलिए आप लोग प्रबुद्ध तरीके से लोग समझते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस ग्रुप्स में है, तो यह जो चीज़ है देश के हित में है, इकोनॉमी के हित में है, गवर्नेंस के हित में है, डिसीजन मेकिंग के हित में है, फिर उसके बाद जो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग इसको बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली यह इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, और अगर 4 इलेक्शन शुरू में हुए हैं तो वह चारों इलेक्शंस शुरू के चारों नेशनल इलेक्शन साइमल्टेनियसली हुए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई कमिटीज बैठी है, लॉ कमीशन ने इसके सपोर्ट में कहा है, इलेक्शन कमीशन ने इसके सपोर्ट में कहा है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसके सपोर्ट में कहा है, सरकार ने उसके बाद कैबिनेट से पास करने के पहले इसको रामनाथ कोविंद कमेटी एक बड़ी एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, उन्होंने जगह जगह सबसे चर्चा करके इसके सपोर्ट में किया है। फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वेस्टेड इंटरेस्ट और डिविजिव ग्लोबल डिविजिव फोर्सेस के कारण भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ नैरेटिव्स को हम लोगों को रोकना चाहिए आगे, और ये मेरा आप सबसे निवेदन है और यही एक उद्देश्य है। मैं 1-2 बातें और अर्थव्यवस्था के रूप में कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम लोग कोई आने वाले समय में सरकार आर्थिक रूप से कई तरह के काम कर रहे हैं, वर्चुअल असेसमेंट की बात की है, जीएसटी के रूप में काम कर रहे हैं, तो यह भी उस तरह का एक प्रयास तो है ही। साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि सरकार, बजाज साहब आप कहीं जा रहे? हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हमें सरकार के इनिशिएटिव्स को देखना चाहिए। हम अब लोगों को, इंडस्ट्री के यहाँ पे सब लोग हैं, हम लोग पूरी तरह से ओपन हैं कि इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटीज़ के क्या क्या सुझाव हैं। अगर बजट के पहले लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हुए हैं। पार्टी उन चीज़ों को एसिमुलेट करके सरकार को पूरे पार्टी के ऑफिशियली तरीके से भेजते हैं। हम लोगों को ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ग्लोबली करना चाहिए जहाँ पे पार्टी का जहाँ पे सरकार का फोकस है, जहाँ पे सरकार का इन्वेस्टमेंट है। बजट के अंदर देख लें, उसके अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे में देख लें, तो कुछ एरियाज में आपको अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ जहाँ पे हमारी सरकार ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है, ह्यूज फोकस तरीके से उस एरियाज को सपोर्ट कर रही है। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है। एक कल्चरल इकोनॉमी पे सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। 60 सेंटर सिटीज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सरकार काम कर रही है कि वो एरियाज दे बिकम द एपिसेंटर ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड कैटलाइजिंग ग्रोथ। अभी हम गुड़गांव में सब बैठे हैं, मैंने देखा कि गुड़गांव अपने आप में एक सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे रिचार्ज भी कर रहा है, इंडिया की इमेज को भी बाहर बढ़ा रहा है और आसपास पूरे हरियाणा की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इसने कैटलाइज किया है। जैसे हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्रा को किया था, बेंगलोर ने जिस तरह से कर्नाटक को किया है, गुड़गांव ने अपने हरियाणा के लिए किया है। तो ऐसे 60 सेंटर्स सरकार ने सिटीज़ के रूप में आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उस तरह की चीज़ों को लेके चल रहे हैं। कल्चरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई किए हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। अभी हमने उत्तर प्रदेश से, मैं रहता हूँ, कुंभ को देखा कि सरकार का तो लगभग 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन
उसने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की वो लगभग 3 लाख करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उसने जनरेट की। अभी स्मृति ईरानी जी वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई थी, तो वहाँ से आके उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम वहाँ पे इंक्वायरीज आ रही थी इंडस्ट्रीज और बिजनेस कम्युनिटी की, वो कह रहे थे कि अयोध्या जैसी जगह पे हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इन चीज़ों को कल्चरल इकोनॉमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पीएलआई के रूप में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, फंडिंग के रूप में पिछले 10 साल में जिस तरह से सरकार ने फंडिंग के लिए बैंकिंग को स्ट्रेंथन किया है, आईबीसी की प्रोसेस से सरकार काम कर रही है। तो आर्थिक रूप से हम लोग पूरी तरह से देश को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इंडस्ट्रीज बिजनेस कम्युनिटी को अपना सहयोगी के रूप में मानते हैं, नेशन बिल्डिंग में उनको मानते हैं कि वह उनका बड़ा योगदान है। और सरकार एक इकोसिस्टम क्रिएट कर, अनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करती है, जहाँ भी जिस तरह की भी चीज़ें प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आती है, उन चीज़ों के लिए फीडबैक भी लेती है और उसको अमेंडमेंट और उसमें उस हिसाब से लॉज को चेंज करने का प्रयास करती है। आप लोगों की जितनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा तो उतना ही पॉलिसी लेवल पे सरकार बहुत इफेक्टिव पॉलिसीज लेके जा सकती है। यहाँ पे सिकरी साहब के माध्यम से या ऐसे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के माध्यम से आप लोग हमें कुछ भी फीडबैक किसी भी चीज़ में देंगे तो वो हम सरकार को पार्टी की तरफ से पहुँचाएंगे। लेकिन आप लोगों का सरकार के इनिशिएटिव में जिन भी चीज़ों में जो विघटनकारी फोर्सेस हैं उनको दबाने में, एक प्रॉपर पॉजिटिव नैरेटिव बनाने में, एक प्रॉपर परसेप्शन, आत्मविश्वास देश के लोगों में क्रिएट करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो ऐसे नैरेटिव्स हैं जो देश को डिवाइड करते हैं, डिवीजिव फोर्सेस को स्ट्रेंथन करते हैं, उन लोगों में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। कई बार सिविक सोसाइटी और एफ्लुएंट लोग सोचते हैं कि भाई ये तो पॉलिटिक्स है। इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स। जब आर्थिक डिसीजन, आर्थिक विषय, सरकार के गवर्नमेंट डिसीजंस हमारे हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन ही सरकार को स्ट्रेंथन करती है, उन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे देश को मजबूत करती है। तो डोंट थिंक कि दिस इज पॉलिटिक्स एंड ओनली पॉलिटिकल पीपल विल टॉक अबाउट इट और पॉलिटिकल पीपल विल डू अबाउट इट। एवरीबडीज पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूँ और आप लोगों का इस महत्वपूर्ण विषय में, जिसके अंदर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के और स्ट्रेंथन करने के, विघटनकारी फोर्सेस को दबाने के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉजिटिव सेंटिमेंट को लेने के लिए और साथ में गुड गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण सरकार के पास रिसोर्सेज को फ्री करेगी, तो इसमें आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सम्मान दिया और आपने अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद। एक बार लास्ट में और मेरे साथ नारा लगाएंगे, है ना? भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक इनोवेशन भी एक बार खड़े होकर के सब ताली खड़े होकर के। हमारा टैगलाइन दिया। अच्छा, पार्टनर्स इन इंडियाज प्रोग्रेस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने लॉजिकली सारी चीजें समझाई। एक